साथियों नमस्कार। आज जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाल मनोविज्ञान पे बात करेंगे, तो हाजिर है हम आज लेकर के बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बाल क्या है और मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान भी दो चीजों से बनकर बना है, मनो और विज्ञान। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि, इसके फायदे क्या है, क्यों जरूरत है, अध्ययन की क्या क्या विधियां होती है और अवस्थाएं क्या है बाल मनोविज्ञान। ये 6 मुद्दों पर बात हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम बाल और मनोविज्ञान 3 शब्द के बारे में बताते हैं। दिखने में ये 2 शब्द लगता है, लेकिन मनोज और विज्ञान को मिला करके मनोविज्ञान बना है। बाल मतलब बालक, बच्चा। तो बच्चों की भी कई अवस्थाएं हैं और बाल मनोविज्ञान में हम लोग बच्चों के सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और ये हम आपको उस समय विस्तृत बताएंगे जब हम अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। और मनो मीन्स मन के अंदर की बात, मनः की बात, मनः स्थिति, और विज्ञान विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं बेहद सामान्य भाषा में अगर हम लोग समझे तो मन के अंदर के बारे में विशेष ज्ञान को जानना मनोविज्ञान है। मन के अंदर के बात को का विशेष ज्ञान प्राप्त करना मनोविज्ञान है। किसके? बच्चों के। तो आज हम इसी बात करेंगे कि बच्चों के मन के अंदर के विशेष ज्ञान को हम कैसे समझेंगे और इसकी जरूरत क्या है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे इसके बारे में अध्ययन करेंगे, अध्ययन की क्या अवस्थाएं हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले शुरुआत करते हैं परिभाषा पर कि बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है और फिर समझेंगे कि बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तो पहले हम लोग आते हैं मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान के कई परिभाषाएं हैं, अलग अलग विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, जानकारों ने अलग अलग परिभाषा इसकी दी है। अब हम लोग अगर पूरे परिभाषा के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको समझा ना पाएंगे। किताबों में यही समस्याएं होती है कि जब उल्टो तो 500 वैज्ञानिकों के, दार्शनिकों के, विशेषज्ञों के अलग अलग चीजों पे इतनी परिभाषाएं होती है कि बच्चों का दिमाग उलझ के रह जाता है और बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं क्या कि परिभाषा सही कौन है, हमें लिखना कौन चाहिए। और सब लिख दे या सब याद कर ले, ये संभव नहीं है। ये जो लिखने वाले को भी पता नहीं है, वो भी किताब कहीं से दे करके पढ़ करके इन चीजों को लिखते हैं। इसलिए हमारी कोशिश बेहद सामान्य शब्दों में आपको मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान की परिभाषा को बताने की होगी। मनोविज्ञान एक प्रक्रिया है, एक अध्ययन प्रक्रिया है जो व्यवहारों, प्रक्रियाओं एवं अनुभव का बाहरी एवं आंतरिक का क्रमबद्ध अध्ययन।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी मनुष्य या बच्चे किसी का भी उसका अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक करता है, एक मनोचिकित्सक करता है, तो उसके व्यवहार का, उसके अनुभव का और उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका बाह्य और आंतरिक यानी बाहरी व्यवहार को भी परखते हैं और आंतरिक व्यवहार को भी मनोचिकित्सक परखते हैं और फिर उसका सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या उनका सजेशन होगा, क्या उनका टेक अवे होगा उस स्पेशली आदमी या बच्चे के बारे में। और भी अगर संक्षिप्त में हम यह जानना चाहें कि मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है, उसका भी एक बहुत सरल और सीधा परिभाषा है जिसको हम लोग बेहद आसानी से किसी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन एवं अनुशंसा को मनोविज्ञान कहते हैं। ये मनोविज्ञान का और भी सरल साधारण है जिसको हम हर कोई समझ सकते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन एवं अनुशंसा, अध्ययन कर लिए और कोई अनुशंसा नहीं किए तो उसका कोई फायदा नहीं, तो अध्ययन एवं अनुशंसा को मनोविज्ञान कहते हैं। ये मनोविज्ञान का सबसे साधारण परिभाषा है, इससे आसान परिभाषा हम लोग कहीं नहीं देखते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान में क्या है कि बच्चे के जन्म पूर्व से, पहले तो जन्म से था, अब जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा को भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चों के जन्म के पहले से लेकर और किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में अगर पूछा जाए तो बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं। तो परिभाषाओं से आगे निकल करके अब हम चलते हैं पृष्ठभूमि पर। साथियों, अगर हम बात करें भारत में मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का, इसके विशेषज्ञों का या इसके स्टडीज का, तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। भारत की अपेक्षा पश्चिम के देशों में इस मुद्दे पर काफी अध्ययन हुआ है और काफी अनुशंसाएं हुई है और काफी बुक्स छपे हैं, लेकिन भारत में इसके कम अध्ययन हुए इस पर, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही भारत में बहुत बाद में महसूस की गई जैसे जैसे हमारा देश विकसित हुआ। लेकिन बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में बदलने में भारतीय विशेषज्ञों का बड़ा योगदान है। भारतीय विशेषज्ञों ने इस बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत किया है और 1930 में यह बताया है कि बाल मनोविज्ञान को अगर हम बाल विकास करके अध्ययन करें तो इसके अध्ययन के क्षेत्र और बढ़ जाते हैं। इसमें शारीरिक विकास के साथ स्मृति विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, पारिवेशिक विकास
इत्यादियों को शामिल किया गया है। और इस प्रकार 1930 से बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में परिणत किया गया है। उसी तरीके से 1930 से पहले एक और बातें होती थी। जब भी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होता था तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को बालक मान के बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होता था। लेकिन 1930 के बाद जन्म के समय से लेकर के और किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को बढ़ाया गया और 1980 के बाद प्रसव पूर्व जन्म लेने से पहले की अवस्थाओं को भी बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया। अब इसके अध्ययन के क्षेत्र अवस्थाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत विकसित हो गई। और अब हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान के फायदे क्या है। फायदे की बात करें तो मनोविश्लेषण करना, शिक्षा मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, मानसिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ये सब मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। विशेषज्ञ इन सभी चीजों पर अध्ययन करते हैं और वो बताते हैं कि बच्चे का व्यवहार को देखकर, बच्चे के अंदर जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है उसकी दिशाओं को वो देखते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है और उसका अपने अनुभव के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं और फिर परिवार वालों को रिकमेंडेशंस देते हैं कि हमें इनके व्यवहार को पहले की तरह या फिर सामान्य बालकों के व्यवहार के तरह के दिशा में कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो वहाँ पर फिर पेरेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद एक सफल मार्गदर्शन भी मनोविज्ञान प्रदान करता है। एक सफल मार्गदर्शन भी मनोविज्ञान प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक बच्चों को कई तरह से अध्ययन करके और उसकी जो दिशा बदली हुई होती है उसको आकलन, उसके कारक का आकलन करते हैं। क्यों इस बच्चे का दिशा बदल रहा है, क्यों इसका व्यवहार सामान्य से अलग दिख रहा है, और तब वो योजना बनाते हैं इसको पुनः वापस सफलता के रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसके मस्तिष्क को पुनः सकारात्मक दृष्टिकोण में कैसे ले जाया जाए। ये मार्गदर्शन भी एक मनोचिकित्सक अपने अध्ययन के बाद प्रदान करते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी बच्चे को जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाना, पानी, बुक्स, पढ़ने के सामान, खेलने के सामान, आजकल के युग में टेलीविज़न, ये सभी चीज़ें उसको मिल जाए तो फिर उसका विकास तो होगा ही, लेकिन उस विकास वो एक अधूरा विकास होगा। मनोचिकित्सक का स्पष्ट कहना है कि मूलभूत आवश्यकताओं से बच्चों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसे अपनों का प्यार, दुलार, सम्मान, मान और संस्कार और साथ भी जरूरी है। तभी चल के हम एक बच्चे को उस मुकाम पर या उस रास्ते पर ला सकते हैं जहां उसे आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आखिर बाल मनोविज्ञान की जरूरत क्यों है। अगर हम फायदे की बात करें तो बाल मनोविज्ञान से फायदा है बच्चों के शैक्षणिक विकास में, शिक्षा के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में। अब कोई बच्चे मंद बुद्धि या कोई बच्चे अत्यधिक तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो उनको सामान्य बच्चों के जैसा स्मरण शक्ति उसके पास हो, इसके लिए हमें मनोचिकित्सकों की मदद लेनी चाहिए।
बच्चों के स्वभाव को समझने में। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों में यह बदलाव कैसे आया, यह स्वभाव कहाँ से आया और इसके क्या कारण है और इसके समाधान क्या है। इस स्थिति में ऐसे पेरेंट्स मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। मनोचिकित्सक उनका अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन विधियां हम आगे आपको बताने वाले हैं, उस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और अध्ययन के बाद फिर वो पेरेंट्स को यह बता पाने में सक्षम होते हैं कि इनके स्वभाव में बदलाव क्यों आया है और फिर ये कैसे जाकर के ठीक होंगे। तो वो अपने रिकमेंडेशंस भी पेरेंट्स को देते हैं। साथियों, इसके अलावा हमें व्यक्तित्व विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने में मनोविज्ञान सहायता करती है। बच्चों के संपूर्ण विकास का दिशा निर्देशन बाल मनोविज्ञान प्रदान करती है और बच्चे अगर अच्छे हैं, सुखी हैं, उनका विकास मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास सही दिशा में है तो परिवार भी सुखी होता है और इससे घर का और समाज का वातावरण भी उपयुक्त बनता है। अगर समाज में एक कोई एक बच्चा अबनॉर्मल हो जाए तो समाज के कई घर उससे परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर हमारे समाज के, हमारे मोहल्ले टोले के सारे बच्चे अच्छे हैं तो एक उपयुक्त वातावरण बनाने में सहायता होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जिंदगी के किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो मनोवैज्ञानिकों की सहायता से हम उसका नियंत्रण करके पुनः सही रास्ते पर ला सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 2 मैंने पहले बताया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन सातों चीज़ों के लिए हमें मनोविज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अब हम बेहद संक्षिप्त में बात करते हैं अध्ययन और अवस्थाएं की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कौन कौन सी है, किस किस माध्यम से या किस किस विधियों से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जीवन वृतांत। हम पीछे की हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, पीछे उसका क्या दिनचर्या थी और आज दिनचर्या में क्या परिवर्तन हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि अगर अब हमें नींद ज्यादा आती है, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, तो नींद ज्यादा क्यों आती है? या हम स्वस्थ भी हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? क्या क्या कारण है? तो हम उनके जीवन के वृतांत को पढ़ेंगे कि अभी तक उनका क्या रूटीन था, कितना समय पढ़ते थे, पढ़ने के लिए वो ज़्यादा लिखते थे कि पढ़ते थे, वो पेन से लिखना पसंद करते थे या पेंसिल से पसंद करते थे, सो के पढ़ना पसंद करते थे या उठ के पढ़ना पसंद, बैठ के पढ़ना पसंद करते थे। क्या परिवर्तन आया है उनके व्यवहार में कि उनको पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा है? यह जानने के लिए उनके पढ़ाई से संबंधित उनका पीछे का जो भी बैकग्राउंड है, जो भी दिनचर्या है, उसको जानने की जरूरत है। और उसके बाद एक चिकित्सा विधि भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम फाइंड आउट करते हैं, मनोचिकित्सक फाइंड आउट करते हैं कि ये रीजन है और इसके वजह से ये परिवर्तन उनके व्यवहार में आया है। अगर वो मनोवैज्ञानिक रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है उनके व्यवहार परिवर्तन होने का, तब तो मनोचिकित्सक उसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर लगता है मनोचिकित्सक को कि इसका इलाज मेडिसिन से, दवा से होगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान की समस्या नहीं और एक चिकित्सा की समस्या है, तो चिकित्सा विधि से उसका हम लोग बात करते हैं। एक और बड़ी, जब हमें समूह में स्टडी करना है तो सांख्यिकी विधि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सांख्यिकी विधि मतलब स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, एक शीट बनाते हैं, शीट में उनका पूरा समय लिखते हैं दिनचर्या का, और उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि पहले उठने का समय क्या था वो अंकित करते हैं, खाने का समय क्या था वो अंकित करते हैं, फिर उसके बाद वाला दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद वाला दिन क्या हुआ। हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन
उनका काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के बाद जो उनका व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसको न्यूमेरिकल्स करते हैं, लिखते हैं, एक स्टैटिक्स बनाते हैं, एक्सेल शीट कहिए उसको या फिर कोई और फॉर्मेट कहिए, जिसमें हम उन चीजों को न्यूमेरिकल डालते हैं और फिर उसका एक अध्ययन करते हैं कि जो परिवार में धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, वो क्यों आ रहा है, या फिर क्या परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो चौथी विधि है वो नियंत्रित निरीक्षण विधि। अपने देख रेख में व्यवहार को, उसके क्रियाकलापों को, उसके गतिविधियों को नियंत्रित कर निरीक्षण करने का कोशिश करते हैं हम लोग, और उस निरीक्षण के बाद जो निष्कर्ष सामने आता है, निरीक्षण मतलब देख रेख अपने आंखों के सामने या अपने नजर के सामने, भले ही हम वहां ना हो पर हमारी निगाहें उस पर हो, और उस तरह से हम उस अध्ययन को नियंत्रित करते हैं चीजों को, तो उसको नियंत्रित विधि कहते हैं। एक सामुदायिक सर्वेक्षण विधि होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी समुदाय का एक बच्चा आया और कहा कि देखिए सर, यहाँ हमारे बच्चे, इस बच्चे में इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लाख कोशिश करते हैं पढ़ता नहीं, या फिर पढ़ता है तो याद नहीं रहता। तो एक सामुदायिक सर्वेक्षण का एक पद्धति है कि हम लोग या जो मनोचिकित्सक है उस क्षेत्र में जाते हैं और भी बच्चों से बात करते हैं, उनका जो सर्किल है, उनके जो साथी हैं उनसे बात करते हैं, और तब ये पता लगता है कि ये उस सोसाइटी का कॉमन प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक इस बच्चे का प्रॉब्लम है, या कुछ और भी बच्चे हैं जो इनसे मिलता जुलता है। तो फिर वो सामुदायिक सर्वेक्षण में पता चलता है, और ऐसे परिस्थितियों में सामुदायिक तरीके से मनोचिकित्सा लेना पड़ता है, या मनोचिकित्सकों का सलाह लेना पड़ता है, उनसे काउंसलिंग लेना पड़ता है। और उसके बाद आता है परिस्थितिक विश्लेषण। किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है या कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसका जो अध्ययन करते हैं मनोचिकित्सक, उसको परिस्थितिक विश्लेषण कहते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में आकर के हमारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो उसका जो अध्ययन करेंगे वो परिस्थितिक विश्लेषण से उसका अध्ययन होता है। और एक और विधि है जिसको हम लोग टाइम डायरेक्शन, समय निर्देशन विधि बोलते हैं। समय के साथ जो बदलाव आने चाहिए वो बदलाव आ रहा है बच्चों में या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग उसका स्टडी करते हैं, और उसको भी एक टाइम फ्रेम में करते हैं कि सुबह की जो इसकी गतिविधियां है वो अस्थिर है, तो हम सुबह के समय को निर्देशित करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण विधि है प्रश्नावली विधि। हम प्रश्नों की एक सूची तैयार कर उनसे बात करते हैं, बच्चों से एक दिन बात करते हैं, 2 दिन बात करते हैं, बार बार बात करते हैं। एक सिलसिला होता है, मनोचिकित्सक तय करते हैं कि इस प्रश्नावली को हर दिन उस प्रश्नावली का जवाब हमको बच्चे से लेना है जिसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या जिसको काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है। प्रश्नावली विधि में स्टडी करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जिस दिन उसके प्रश्न में अंतर आना शुरू हो गया, हम समझ सकते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति है मनोचिकित्सकों का, मनोवैज्ञानिकों का, वो है प्रयोगात्मक विधि। इसमें छोटे छोटे प्रयोग बच्चों के साथ किए जाते हैं। ये ऐसे प्रयोग होते हैं जो बच्चों को पता नहीं चलता है। मनोचिकित्सक इस तरीके से अध्ययन करते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि हमारे साथ कुछ स्टडी हो रहा है। हर दिन पहले की तरह होता है, हर समय उसका पहले की तरह होता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रयोग मनोचिकित्सक उसके साथ करते हैं। सामान्य तरीके से, सामान्य परिस्थिति में उसके व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अब हम आ गए हैं आज के अंतिम अवस्था में, और इस अवस्था में हम लोग बात करेंगे
बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की अवस्थाओं पर। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण क्या, 6 ही अवस्थाएं हैं। और जो सबसे पहला है गर्भकालीन अवस्थाएं। तो गर्भकालीन अवस्थाओं में हम माँ के पेट में जब बच्चों का भ्रूण जन्म लेता है, भ्रूण पैदा होता है, उस समय से जन्म के पहले तक का जो अध्ययन है उसको भ्रूण अवस्था अध्ययन या गर्भकालीन अवस्था अध्ययन कहते हैं। जो दूसरा अध्ययन का चरण है वो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में हम 0 से 15 दिन तक का जो बच्चा होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो वो कहलाता है शैशवा अवस्था। और बचपना अवस्था 15 दिन यानी 16वां दिन से लेकर के 2 साल तक का जो अवस्था होता है उसको मनोचिकित्सक बचपना अवस्था के रूप में विभाजित किए हैं। और उसके बाद आता है बाल्यकाल। तो 2 साल से 6 साल तक का जो बाल्यकाल का अवस्था है वो पूर्व बाल्यकाल का अवस्था कहा जाता है। और 7 से 13 साल का जो अवस्था है उसे मनोचिकित्सकों ने उत्तर बाल्यकाल की अवस्था में बांटा है। और 13 से 15 साल का जो अवस्था है उसे किशोरा पूर्व अवस्था के रूप में मनोचिकित्सकों ने बांटा है। और जो अवस्थाएं 15 साल से 19 साल तक की अवस्थाओं का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे किशोरा अवस्था कहते हैं। साथियों, हर भाषा में, हर लिटरेचर में, हर साहित्य में, हर विषय में का अपना एक अध्ययन विधियां होती है। एक अध्ययन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं जो उस विषय के अध्ययन को सुलभ करता है। तो ये जो अवस्थाएं मनोचिकित्सकों ने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए बनाया है वो ये 6 अवस्थाएं हैं। और बच्चों के मन स्थिति का, मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए ये अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी अवस्थाओं का अपना अपना एक अध्ययन प्रक्रिया है और अध्ययन का सिफारिशें होती है। अध्ययन के बाद जो मनोचिकित्सक सिफारिश देते हैं तो सभी अवस्थाओं का अलग अलग सिफारिशें होती है। हालांकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गर्भकालीन अवस्थाओं को का अगर अध्ययन किया जाता है उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसमें शैशवावस्था के बारे में भी रिकमेंड किया जाता है। बच्चे जब जन्म लेंगे उसके बाद क्या रिकमेंडेशन मनोचिकित्सक करते हैं वो इसमें होता है। और जो 0 से 15 दिन के बच्चे हैं उसके स्टडी के दरमियान जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो बचपना अवस्था के लिए भी आते हैं, उसमें भी काम करते हैं। विषय के तौर पर सभी एक है, पर इसको अध्ययन करने के दृष्टिकोण से बाल मनोचिकित्सा को या बाल मनोविज्ञान की अवस्था को 6 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे खेल की अवस्थाएं, बाल अपराध और विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि अब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पिछला एपिसोड आप नहीं देखे होंगे तो आई बटन में इसके लिंक आपको मिलेंगे, आप इस पे क्लिक करके और वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को वैसे साथियों को शेयर कर सकते हैं जो शैक्षणिक कार्य में रुचि रखते हैं या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या एनटीटी का क्लास कर रहे हैं या डीएलईडी का क्लास कर रहे हैं। उनको यह सेशन उनके लिए बहुत फायदेमंद है, प्रैक्टिकल है। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये सभी सवालों का जवाब हम जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। नमस्कार।